हेलो गाइस, आई होप यू आप सभी ठीक होंगे। कोरोना काल के कारण आपकी पढ़ाई भी काफ़ी प्रभावित हुई है, तो इसी मद्देनज़र देखते हुए जो बोर्ड का सिलेबस है वो भी आपका 30% लेस कर दिया गया है। इसी इम्पोर्टेंट सीरीज को जब तक बोर्ड के पेपर चलेंगे, आपके बोर्ड के पेपर होने तक आपकी ये सीरीज यूँ ही चलती रहेगी, ठीक है। और आज का जो आपका पहला टॉपिक रहेगा वो रहेगा इलेक्ट्रिक डाइपोल, जिसको हम कहते हैं वैद्युत द्विध्रुव। वैद्युत द्विध्रुव पर आधारित ज़्यादातर को पता होगा कि एक तो आपका आता है अक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, और दूसरी कंडीशन में आता है आपका निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ये दो टॉपिक ऐसे हैं कि ये ज़्यादातर आपके हर बार बोर्ड की परीक्षा में उठाए जाते हैं, तो इसी को मद्देनजर रखते हुए आपका अक्षीय स्थिति और निरक्षीय स्थिति दोनों टॉपिक कवर कराए जाएंगे। इस वीडियो के अंतर्गत आज आपका सिर्फ अक्षीय स्थिति रहेगा और आपको वैद्युत द्विध्रुव से संबंधित कुछ बेसिक्स बातें बताई जाएंगी, ठीक है। तो अपना कॉपी पेन निकाल लीजिए, कॉपी पेन निकाल के आप नोट करते रहिए, वरना आपको पढ़ा और ना पढ़ा सब बेकार ही रहेगा। तो देखिए, बात करते हैं वैद्युत द्विध्रुव की, ठीक है। अब देखिए, वैद्युत द्विध्रुव को इंग्लिश से हम क्या कहते हैं, इसको इलेक्ट्रिक डाइपोल। क्या कहते हैं हम इसको? इलेक्ट्रिक डाइपोल। अब देखो, डाई मीन्स होता है आपका दो। कितना होता है? दो। अब इसके अंतर्गत आपके क्या रहते हैं? दो ध्रुव रहते हैं। क्या रहते हैं? दो ध्रुव। एक जो ध्रुव होता है वो माइनस का होता है, दूसरा ध्रुव क्या रहता है? प्लस का रहता है। तो अगर हम इसकी परिभाषा लिखें तो देखिए, वैद्युत द्विध्रुव, वैद्युत द्विध्रुव एक ऐसा निकाय है, एक ऐसा निकाय है जिसमें दो बराबर परंतु विपरीत प्रकार के आवेश, विपरीत प्रकार के आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी पर स्थित होते हैं। ठीक है, तो ये आपका वैद्युत द्विध्रुव रहा। वैद्युत द्विध्रुव में देखो, डाई से आपको केमिस्ट्री की गिनती अगर आती होंगी तो आपको ध्यान रहेगा कि डाई मीन्स क्या होता है? दो। तो इसमें आपके हमेशा क्या रहेंगे? दो ध्रुव रखे रहेंगे। तो आपने दैनिक जीवन में देखा होगा कि अगर आपके पास कोई खंभे वाली लाइन जाती है तो उसमें हमेशा दो तार रहते हैं, एक माइनस वाला और एक प्लस वाला। तो ये जो परिभाषा है वो उसी को मद्देनजर रखते हुए बनाई गई है। वैद्युत द्विध्रुव एक ऐसा निकाय है जिसमें दो बराबर परंतु विपरीत प्रकार के आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी पर स्थित होते हैं, ठीक है। अब इसमें करना क्या है? देखिए, ये टॉपिक न्यूमेरिकली के लिए भी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि यहाँ से आपके क्या होते हैं, न्यूमेरिकल काफ़ी उठाए जाते हैं और बहुत ही सिंपल तरीके से यहाँ पे न्यूमेरिकल आपको भी मैं कराऊंगा, ठीक है। तो देखिए, अब यहाँ से हम मान सकते हैं कि दो ध्रुव में मान सकते हैं हम किसी भी तार के। तो यहाँ पे आपका आवेश कैसा रहेगा? माइनस का रहेगा, और यहाँ पे आवेश आपका कैसा रहेगा? प्लस का। इनके बीच की दूरी को हम क्या मान सकते हैं? 2l मान सकते हैं। इसमें कोई भी दिक्कत नहीं, क्योंकि जो बीच की दूरी रहेगी वो 2l आपकी क्या है? अल्पी रहेगी। कुछ बुक्स में आपकी db मान ली जाती है, तो जो इच्छा करे वो मान सकते हो, कोई भी समस्या वाली बात नहीं है, ठीक है। तो वैद्युत द्विध्रुव की बात आपको आ गई होगी समझ में। वैद्युत द्विध्रुव एक ऐसा निकाय है जिसमें दो बराबर, ठीक है। देखिए, एक चीज आपको और ध्यान रखनी है कि आपके जो आवेश हैं ये हमेशा क्या रहेंगे? बराबर रहेंगे। जैसे मैंने मान लिया यहाँ पे प्लस का माइनस का 4 कूलाम, ठीक है, और तो यहाँ पे कितना रहेगा आपका? प्लस के 4 कूलाम ही रहेगा। कहने का तात्पर्य कि आवेश जो आपके रहेंगे वो परिमाण में तो बराबर रहेंगे, लेकिन उनकी जो प्रकृति होगी वो कैसी रहेगी? अलग अलग रहेगी। जैसे आप खुद ही देख रहे हैं कि ये क्या है? माइनस के 4 कूलाम हो जाएगा और ये माइनस प्लस के 4 कूलाम हो जाएगा। तो कहने का तात्पर्य है
कि देखो ये बराबर भी होते हैं। बराबर किस प्रकार से होते हैं? बराबर होते हैं ये परिमाण में। परिमाण का मतलब होता है कि आपकी जो कोई भी न्यूमेरिकल वैल्यू हो वो परिमाण के अंतर्गत आएगी, ठीक है। और विपरीत किसमें होते हैं? ये प्रकृति में। किसमें विपरीत होते हैं? प्रकृति में। तो जाहिर सी बात है ये बराबर भी हैं और आपके क्या हैं? विपरीत भी हैं। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि वैद्युत ध्रुव एक ऐसा निकाय है, निकाय का मतलब होता है ये आपका क्या है? सिस्टम। यानी कि ये क्या है? कार्य करने की पद्धति है आपकी, जो हम किसी भी निकाय के अंतर्गत ले सकते हैं, ठीक है। तो जिसमें दो बराबर परंतु विपरीत प्रकार के आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी पर स्थित होते हैं। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं अगले की टॉपिक की तरफ। देखिए अब बात आती है यहाँ पे वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की, ठीक, इसको इंग्लिश में हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंटम, ठीक है। अब वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण देखिए, अभी मैंने आपको बताया था कि वैद्युत ध्रुव में क्या होता है? दो आवेश बराबर प्रकृति के भी होते हैं और विपरीत प्रकृति की होती है। बराबर किसमें रहेंगे? आपके परिमाण में। और विपरीत किसमें रहेंगे? आपके प्रकृति में। तो यहाँ पे एक माइनस का आवेश ले सकते हैं, यहाँ पे एक प्लस का क्यू का आवेश ले सकते हैं, ठीक है। और इनके बीच की जो दूरी रहेगी वो क्या रहेगी? 12 रहेगी। इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। अब देखिए वैद्युत ध्रुव आघूर्ण की परिभाषा हमको किस प्रकार देनी है? इस दोनों में से आप कोई सा भी आवेश उठा सकते हो, ठीक है। तो किसी एक आवेश, कोई भी ले सकते हैं आप, ठीक है। कोई एक आवेश ले लिया और दोनों आवेशों के बीच की दूरी, बीच की दूरी कितनी है आपकी? 12 है। तो किसी एक आवेश और दोनों आवेशों के जो बीच की दूरी का गुणनफल है वो क्या कहलाता है? आपका वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण कहलाता है। इसे P से प्रदर्शित किया जाता है। किससे किया जाता है? P से, ठीक है। तो P बराबर हम क्या ले सकते हैं यहाँ पे? 2QL। कितना ले सकते हैं हम? 2QL, ठीक है। अब कुछ बच्चों को दिक्कत ये भी रही होगी कि आपने सर प्लस वाला ले लिया तो आप माइनस वाला भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। आप P बराबर यहाँ पे क्या कर सकते हो? माइनस के 2QL। देखिए मेरे कहने का तात्पर्य है कि आवेश चाहे आपके जितने भी रहे यहाँ पे, लेकिन उनका जो मान है वो क्या रहेगा? बराबर रहेगा। अर्थात जो उनका परिमाण है वो क्या रहेगा? बराबर रहेगा। देखिए यहाँ पे आपके जो दोनों आवेश है, यहाँ पे प्लस का आ रहा है, यहाँ पे क्या आ रहा है? माइनस का आ रहा है। तो एक चीज आपको खुद ही समझ में आ रही होगी कि दोनों का अगर हम मान निकालेंगे न्यूमेरिकली वैल्यू हल करके, तो आपके ये दोनों ही मान क्या आएंगे? बराबर आएंगे। और इससे हमें एक दोनों बिंदुओं का पता लग सकता है। मान लीजिए अगर आप ये बिंदु A निकाल रहे हैं और ये बिंदु B निकाल रहे हैं, तो आपको ये पता लग जाएगा कि अगर आपका जो मान माइनस में आ रहा है वो बिंदु A पर हो जाएगा और जो बिंदु B है आपका, इसमें आवेश कौन सी किस में आएगा? प्लस में आएगा, ठीक है। इसके कुछ एग्जाम्पल हम लिख सकते हैं। एग्जाम्पल में आप HCl लिख सकते हो, NaCl लिख सकते हो, ठीक है, HBr लिख सकते हो और H2SO4 लिख सकते हो। ये बहुत कई सारे एग्जाम्पल हो जाएंगे आपके। ये किसके एग्जाम्पल आएंगे आपके? क्योंकि देखो H आपका प्लस में रहता है, Cl किस में रहता है? आपका माइनस में। तो प्रकृति दोनों की क्या रहेगी? अलग अलग रहेगी, लेकिन जो मान है दोनों के अर्थात परिमाण है वो क्या रहेंगे? बराबर रहेंगे, ठीक है। अब देखो इसके मात्रक और विमा की बात करते हैं। तो मात्रक और विमा के अंतर्गत देखो क्या कराना है। देखो मात्रक आपने अभी पढ़ा P बराबर क्या होता है? Q इंटू 12, ठीक है। अभी मैंने आपको ये फॉर्मूला निकाल के दिखाया था। तो देखो आवेश का जो मात्रक होता है वो क्या होता है? आपका कूलाम होता है। दो आपका आंकिक मान है, इसका कोई भी मात्रक मान नहीं होगा। L है आपकी लंबाई, तो लंबाई का मात्रक क्या होता है? मीटर होता है। तो इसका ये क्या निकला है? आपका मात्रक। कूलाम मीटर क्या होता है? इसका मात्रक आता है। इसके बाद इसकी विमा की बात करते हैं। तो विमा आपको पता है आवेश की जो विमा होती है वो कितनी होती है? 80। कितनी होती है? 80 होती है, क्योंकि Q बराबर क्या होता है? आपका IT होता है, ठीक है। I की A हो जाती है, T की T रहती है, तो आवेश की इतनी हो जाती है। और मीटर की क्या होती है? आपकी L होती है, तो ये क्या हो जाएगी? आपकी 80L, ठीक है। ये बात आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गई होगी, ठीक है। अब देखिए कुछ फैक्ट हैं जो मैं आपको बताना चाहूंगा। सबसे पहली बात तो अगर देखिए इस वैद्युत द्विध्रुव पर कभी भी कोई न्यूमेरिकल आए, वैद्युत द्विध्रुव पर
कभी भी कोई आपका न्यूमेरिकल आए तो एक बात ध्यान रखना, इस प्रकार से आपका कोई भी डायग्राम दिया होगा, नहीं दिया होगा तो उसकी भी मैं बात बताऊंगा आपके लिए। यहाँ पे आपका मान लीजिए प्लस का माइनस का 10 कूलाम दे सकता है, यहाँ पे प्लस के 10 कूलाम दे सकता है, और दोनों के बीच की दूरी कितनी भी, चाहे 5 सेंटीमीटर दे दे चाहे 10 सेंटीमीटर दे दे, बस मैं तो ये फैक्ट बता रहा हूँ। ठीक है, तो इस टाइप का न्यूमेरिकल हल करने के लिए थोड़ी सी बात ध्यान में रखनी जरूरी है कि आवेश इनमें दोनों क्या रहेंगे, बराबर रहेंगे। अर्थात देखो ये भी 10 कूलाम है, ये भी क्या है आपका 10 कूलाम है, लेकिन इनकी जो प्रकृति रहेगी वो कैसी रहेगी, आपकी माइनस की रहेगी। ठीक है, तो न्यूमेरिकल मैं अभी कराऊंगा, इसका टॉपिक होने दीजिए, फिर मैं आपके 2-4 न्यूमेरिकल भी इसके निपटवा दूंगा। ठीक है, और चिंता किसी बात की नहीं करनी है, आराम से धीरे धीरे पढ़ाई करनी है, धीरे धीरे नहीं भाई, अब तो स्पीड से करना है क्योंकि आपकी स्कीम आ चुकी है, आप सबको पता ही है। ठीक है, देखिए अब यहां से करते हैं, देखिए ये इंपॉर्टेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है आपका 2021 के लिए। ठीक है, सभी को पता है कि 70% सिलेबस ही आपको पढ़ना है, 70% सिलेबस ही आपको पढ़ना है, और उस 30% सिलेबस को टच नहीं करना है। ठीक है, देखिए एक इंपॉर्टेंट बात ये भी मैं बता रहा हूं कि अभी तक आपने जो भी पढ़ा अच्छे से पढ़ा, आई होप, मुझे उम्मीद है कि आप लोगों ने बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ाई की होगी, लेकिन अब आपके लिए एक रणनीति बनानी होगी। रणनीति क्या है, सबसे पहले ये सुन लीजिए। देखिए 70% आपका जो सिलेबस है, मैं बार बार इसी चीज को रिपीट कर रहा हूं, 70% सिलेबस ही आपको पढ़ना है, 30% सिलेबस को आपको टच नहीं करना। ठीक है, थोड़ा अच्छे दिमाग से इस 70% सिलेबस को मैं कवर कराऊंगा वीडियो को। ठीक है, वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर देना, और वही सभी से इतना निवेदन है कि जो बच्चे बेचारे नहीं पढ़ पाए हैं कोरोना के कारण, उन तक ये वीडियो पहुंचा देना, जैसे उनका एक कल्याण हो जाए, और जो फिजिक्स का हुआ है यानी कि जो डर लगता है वो भी सभी का क्या हो जाए, खत्म हो जाए। ठीक है, हाँ अब देखो भाई, बात कर रहे थे अक्षीय स्थिति में। ठीक है, अक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता रहेगी। ठीक है, अब मैंने अभी आपको इससे पहले बताया था, देखो ये जो प्रश्न बनता है वो डायरेक्टली आपका इस प्रकार से बनेगा कि किसी निकट बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, मैंने आपको वीडियो स्टार्टिंग करने से पहले ही बता दिया था, इनकी जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता आपकी निकलेगी वो आपकी दो कंडीशन में निकलती है। सबसे पहली बात तो वो निकलेगी अक्षीय स्थिति में। ठीक है, दूसरी आपकी निकलेगी निरक्षीय स्थिति में। इसमें निकलेगी निरक्षीय स्थिति में। अक्षीय स्थिति का मतलब होता है एंड टू एंड, यानी कि सिरे से सिरे तक। जैसे आपकी कोई रस्सी ना होती है तो एक सिरा आपका यहाँ पे स्थायी रहता है, एक सिरा आपका यहाँ पे स्थायी रहता है, ये कहलाता है आपका एंड टू एंड, अर्थात ये होगा आपका अक्षीय स्थिति। इसमें देखो ऊपर नीचे आगे पीछे से कोई मतलब नहीं है, इसमें सीधी सीधी एक, जैसे आप रस्सी पकड़ते हो, कहते हो भाई ये दूसरा सिरा पकड़ ले, तो ये क्या कहलाता है, आपका अक्षीय स्थिति कहलाता है। इस निरक्षीय स्थिति की बात बाद में करेंगे, टाइम कम है, इसलिए देखो अभी चलते हैं अक्षीय स्थिति की तरफ। ठीक है, अब एक बात और ध्यान रखना है, इसमें कंडीशन लगी रहती है कि वैद्युत द्विध्रुव के कारण, वैद्युत द्विध्रुव के कारण, वैद्युत द्विध्रुव के कारण। अब एक बात ध्यान रखना कि जो आपका वैद्युत द्विध्रुव है ये शादी कराने वाला बिचौलिया होता है। कौन होता है? शादी कराने वाला बिचौलिया। ठीक है, कहने का तात्पर्य है कि अगर भाई जब शादियां होती हैं लोगों की, भाई हंसी की बात है तो थोड़ा हंस भी लीजिए, जो आपका बिचौलिया होता है, अगर आप इसको शादी में नहीं ले गए तो ये आपकी शादी खतरे में डलवा सकता है। ठीक है ना, हाँ भाई हंसने वाली बात है। तो ऐसे ही अगर डेरिवेशन इसका आएगा कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का, इसका एक डेरिवेशन वैद्युत विभव का भी निकलता है, तो इसका यूज होना है
प्रारंभ में भी यूज होना है, ठीक है। प्रारंभ में यूज कैसे होना है भाई, जाहिर सी बात है इसी के कारण हम क्या करेंगे, डेरिवेशन निकालेंगे। जिस प्रकार से बिचौलिया भाई शादी प्रारंभ स्थिति में शादी करवाने के लिए आता है, ठीक है, तो ये वैद्युत रूप का बिचौलिया मानिए। और जब अंतिम स्थिति में डेरिवेशन रहेगा आपका, क्या रहेगा, अंतिम स्थिति में डेरिवेशन रहेगा, तब भी हमको इसका यूज करना भैया, वरना भाम नहीं पड़ने वाली, ठीक है ना। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है।